बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। आरा एनकाउंटर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने 3 प्राथमिकी अलग अलग दर्ज की है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप उन पर लगे हैं। हथियार लहराने का भी आरोप लगा है। सड़क जाम को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। बिलौटी मुखिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। कई नामजद और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस एनकाउंटर में भारत की मौत हुई थी। पुलिस पर सरेंडर के बाद भी गोली मारने के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरा एनकाउंटर केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे हैं। हथियार लहराने का भी आरोप लगा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भरत तिवारी के पिता और भाई पर फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिलौटी मुखिया के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज हुई है। तो सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। बिलौटी मुखिया के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। पिता और पुत्र के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सरेंडर कर दिया है तो गोली क्यों मारी, ये सवाल किया जा रहा है। एनकाउंटर क्यों किया गया, इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। पुलिस ने 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है और इस प्राथमिकी में सरकार के काम में बाधा डालने के आरोप उन पर लगाए गए हैं और इसी आरोप के अंतर्गत कार्रवाई लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फाइल फुटेज है जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये तस्वीरें सामने आ रही है। अब सवाल यही है कि जब खुद ही सरेंडर कर दिया गया अपराधी की तरफ से, तो फिर पुलिस ने एनकाउंटर क्यों किया। आरा में भरत तिवारी के पिता और भाई पर एफआईआर पर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। क्या हो रहा है सियासी गलियारे में, इसको लेकर क्या चर्चाएं चल रही है, आप भी सुनिए। क्या कारण हुआ कि भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर के नाम पर जान ले ली गई। जिस तरह से वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इससे समाज और समाज के बीच वहां पर लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आंदोलन और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बिहार में सरकार का अकवाल बिल्कुल खत्म हो गया है। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से भोजपुर के शाहपुर में एक भरत तिवारी नाम के नौजवान की कोल्ड ब्लडेड हत्या की जाती है पुलिस के द्वारा, और उसके बाद पुलिस के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया देख लीजिए कि सरकार ने उसके परिवार वालों के ही एफआईआर लॉन्च किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी कार्रवाई को लेकर शिकायत या आपत्ति है तो उनके लिए संवैधानिक और कानूनी मंच उपलब्ध है। सरकार हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साक्ष्यों के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सरकारी कार्य में बाधा डालना, हथियार लहराकर माहौल बिगाड़ना या सड़क जाम कर कानून व्यवस्था को चुनौती देना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। बिहार में कानून का राज है और कानून को जो भी लोग हाथ में लेने का प्रयास करेगा उस पे कानून का डंडा जारी रहेगा, चाहे वो कोई भी लोग हो, कितने बड़े रसूखदार क्यों ना हो। और देखिए, आरा में एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच युवक भरत तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भरत तिवारी पुलिस के सामने हथियार फेंक कर सरेंडर कर रहा है और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब भरत सरेंडर कर रहा था तो पुलिस ने उसे गोली क्यों मारी। एक रिपोर्ट देखिए। आरा में भागते दौड़ते लोग, बंदूक ताने हुए पुलिस, हर तरफ हंगामा और बवाल। आरा के बिलौटी गांव की इन तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है। एनकाउंटर में भरत तिवारी की मौत के बाद पुलिस पब्लिक आमने सामने है। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने भरत को गोली मार दी। साजिश के तहत नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब भरत तिवारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भरत तिवारी ने अपनी पिस्टल पुलिसकर्मियों के आगे फेंक दी। उसके बाद भी पुलिस ने उसे गोली मार दी।
समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी। तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, फेंक दें, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। जिस भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई, लोगों का दावा है कि वो जवनिया गांव में विस्थापितों की लड़ाई लड़ रहा था। भरत तिवारी के पिता भी बिहार पुलिस में सिपाही पद से रिटायर्ड हैं। भरत तिवारी की बहन भी बिहार पुलिस में नौकरी करती है। ऐसे में इस एनकाउंटर को लेकर लोगों का दर्द गहरा है। आरा में एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर एनकाउंटर सही है तो थाना अध्यक्ष दरोगा को सस्पेंड क्यों किया? क्या पुलिस ने मान लिया है कि कहीं न कहीं चूक हुई है? ग्रामीणों का कहना है कि 4 गोली मारी गई, जबकि पुलिस का कुछ और कहना है। अगर भरत ने सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने गोली क्यों मारी? अब पुलिस जांच किस नतीजे पर पहुंची है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, तेज प्रताप यादव के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। आकाश यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज हुई है। छवि खराब करने का आरोप लगा है। अनुष्का यादव के भाई हैं आकाश यादव। कल तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपको बता दें कि पटना के पाटलिपुत्र थाने में पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता आकाश यादव ने आरोप लगाया है कि तेज प्रताप यादव ने उनके परिवार को धमकी दी है। घर पहुंचकर परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दिलवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एफआईआर को लेकर तेज प्रताप का बयान भी सामने आया। तेज प्रताप ने कहा कि आकाश और उसका परिवार हमेशा पैसों की डिमांड करता था। उन्होंने कई बार 5 लाख तो कभी 10 लाख दिए हैं। तेज प्रताप ने झूठा मुकदमा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो विपत्ति में हैं और ऐसे में तेजस्वी को उनके साथ आना चाहिए। हमेशा वो लोग ब्लैकमेल, उसी समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी समय ये लोग ब्लैकमेल करता था। कभी बोलता था कि हमको 5 लाख दे दीजिए, ये कर दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, तो ये लोग हमेशा पैसा मांगता था। और हम भावना में बह जाते थे। हम दयावान आदमी थे, हम दे देते थे। तो पैसा मांगा, अब हो सकता है कि उसको पैसा का कमी होगा तो फिर नहीं मिला होगा तो आरोप लगा रहा, भद्दा भद्दा बात बोल रहा, खर्चा घट गया होगा इन लोग को। लोग है जो पॉलिटिकल छवि को मेरा खराब किया, हमारे माता पिता से, हमारे भाई से, यही लोग जो है हमको अलग करने का काम किया। अच्छा, आप एफआईआर कराएंगे अब उन पर अपने तरफ से भी? क्या नहीं करेंगे एफआईआर? उनको नोटिस जाएगा, कोर्ट, हमारा वकील है वो देखेंगे, एफआईआर भी होगा। भाई हैं, सब लोग हैं, तो एक भाई अगर के ऊपर विपत्ति आती है तो भाई खड़ा होता है। और इस बीच दानापुर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नौबतपुर थाना क्षेत्र में 2 डांसर से गैंग रेप की वारदात हुई है। दोनों ही आपस में बहनें बताई जा रही हैं। झारखंड की रहने वाली है। वारदात को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार 18 जून को एक तिलक समारोह में 2 बहनों को डांस के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि मुन्ना कुमार, उसके चचेरे भाई सूरज कुमार, उनके साथी समेत कुल 13 लोग उन्हें बंधक बनाकर ले गए और फिर दोनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ितों ने नौबतपुर थाने में घटना के संबंध में 10 नामजद और 3 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। नौबतपुर पुलिस ने इस मामले की पुष्टि करते हुए जांच की बात कही है। पीड़ितों के बयान के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश लगातार जारी है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुन्ना कुमार के रूप में की गई है। नौबतपुर थाना अंतर्गत 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में दोनों महिलाओं का बयान दर्ज कराया जा रहा है तथा दोनों महिलाओं का चिकित्सीय जांच भी कराया जा रहा है। एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। तकनीकी एवं अन्य साक्ष्य संकलन भी किया जा रहा है। इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन कर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है तथा जो भी अभियुक्त है उनके विरुद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में कांड दर्ज कर
अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब जरा दानापुर में डांसर बहनों के साथ हुई दरिंदगी को आपको समझा देते हैं कि ये क्या मामला है। देखिए, दानापुर के नौबतपुर में 2 डांसर के साथ गैंगरेप होता है। झारखंड की रहने वाली ये दोनों ही डांसर बहनें हैं। तिलक समारोह में डांस के लिए इन्हें बुलाया गया। 13 लोगों पर डांसर को बंधक बनाने के आरोप लगे और दूर कहीं ले जाकर डांसर बहनों के साथ गैंगरेप किया गया। नौबतपुर थाने में 10 नामजद 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 18 जून की रात वारदात हुई है और अब तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्त में आरोपी मुन्ना कुमार हैं, लेकिन बाकी लोगों की गिरफ्तारी में आखिर देरी क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दरिंदों पर कब कानून का डंडा चलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि कब तक आरोपियों को पकड़ा जाता है, छापेमारी की जाती है और तलाश के अंतर्गत कैसे कार्रवाई की जाती है। बढ़ते आगे, देखिए गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डांसर सोनू भारती हत्या से जुड़ा मामला 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। पुलिस एफआईआर में 4 नामजद आरोपी हैं और अब तक चारों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। स्टेज से खींचकर गोली मारी गई थी, गलत नियत से स्टेज से खींचा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। डांसर सोनू भारती हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली बताए जा रहे हैं। और ऐसे में न्यूज 18 के कुछ सुलगते सवाल हैं। नौबतपुर में गैंगरेप और गोपालगंज में हत्या, 24 घंटे में 2 बड़ी वारदात हुई और ऐसे में सवाल उठने लाजमी हैं। न्यूज 18 पूछता है कि क्या बिहार में कलाकार सुरक्षित नहीं हैं? क्या डांसर्स की सुरक्षा भगवान भरोसे है? क्या कलाकार सबसे आसान निशाना बन गए हैं? अपराधियों में पुलिस का खौफ आखिर क्यों नहीं है? एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे, लेकिन आपराधिक घटनाओं में कमी किसी भी तरीके से आती हुई नजर नहीं आ रही है। गैंगरेप और हत्या के आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। पीड़ितों को कब इंसाफ मिलेगा, ये भी एक सवाल। बढ़ते आगे, देखिए मुजफ्फरपुर में फिर से गोलीबारी हुई है। देर रात शख्स को गोली मारी गई है। मीनापुर के राघवपुर गांव की घटना बताई जा रही है। भतीजे पर चाचा को गोली मारने का आरोप लगा है। सहयोगियों के साथ गोली मारने के आरोप लगे हैं। घायल अजीत कुमार का इलाज लगातार जारी है। 2019 में अजीत के भाई की हत्या हुई थी। 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां गोलीबारी हुई है। भतीजे पर चाचा को गोली मारने के आरोप लगे हैं। और एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं खान सर की। फैजल खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। फैजल खान को राहत बरकरार है। गिरफ्तारी पर रोक लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने केस डायरी जमा कर ली है। अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 25 जून को अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। फैजल खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है और 25 जून को इस मामले में अब अगली सुनवाई कोर्ट में की जाएगी। हाँ, सुनवाई हुई है और उसमें केस डायरी आ गई है। पुलिस ने सबमिट कर दिया है। केस डायरी नीचे करिए, थोड़ा सा नीचे लोगों कीजिए ना, थोड़ा सा पीछे कर। केस डायरी पीपी साहब को हैंडओवर किया गया है पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद वो वापस करेंगे 23 तारीख को और 25 को फाइनल हियरिंग फिर होगी। कब तक गिरफ्तारी एक्सटेंड हो गया है, अरेस्टिंग स्टे एक्सटेंड हो गया है। कितने लोगों का सर हुआ है? खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां फैजल खान और रोशन आनंद सर के बीच चल रहे विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि पटना शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थान के लिए शहर से बाहर एक व्यवस्थित संगठित सेंटर बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा, ताकि शिक्षा संस्थानों का एक समर्पित हब बनाया जा सके। नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास रहा है और ऐसे में अब ये समय आ गया है कि पटना में बिखरे हुए कोचिंग संस्थानों को एक जगह पर विकसित किया जाए और एक कोचिंग हब सेंटर बनाया जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जितनी भी कोचिंग संस्थाएं हैं उनका भी एक ऑर्गेनाइज सेंटर होना चाहिए। पटना शहर में संचालित सभी कोचिंग संस्थान से हमारा ये आग्रह है कि वो पटना के बाहर जाएं, वहां सरकार आपके लिए पूरी व्यवस्था करेगी, विकसित करेगी, जिससे ज्यादा
विद्यार्थियों को सुविधा मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार पटना से भी बड़ा एक नया शहर बसाने की दिशा में काम आगे कर रही है। करीबन 66,000 एकड़ में विकसित होने वाली पाटलिपुत्र टाउनशिप में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सफाई और अन्य सभी तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 66,000 एकड़ में बनेगा तो ये आप सोच कर रखिए कि ये 6 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पटना जैसे शहर में इन्वेस्ट हो सकता है। यहाँ टाउनशिप क्रिएट होंगे, वहां पर हम लोग इंटरनेशनल स्तर के चीजें स्थापित करने का काम करें। और हमने कहा है कि उसमें एक आइडेंटिफाई भी करने का काम कीजिए। जोनल के तौर पर जब आइडेंटिफाई होगा अगले कुछ दिनों में, तो कहाँ इंडस्ट्री लग सकता है, कहाँ एजुकेशनल हब बन सकता है, कहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के लिए। और हम लोग तो आग्रह करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोचिंग चलाते हैं उनको भी एक सेंटर बना के दीजिए, पटना के बाहर चले। और देखिए इस खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी है पटना के कोचिंग संस्थानों को लेकर, क्या कहा गया है बिहार के मुख्यमंत्री सीएम की तरफ से? पूरे बिहार भर में लगभग 21 सैटेलाइट टाउन बनने हैं और 21 सैटेलाइट टाउनों को नए तरीके से जो है वो विकसित किया जाना है। और खास करके पटना का जो सैटेलाइट टाउन है जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया है, और कोशिश इस बात की गई है कि उस नए सैटेलाइट टाउन में जो है उसको नए तरीके से डेवलप किया जाए और पटना से बाहर एक बड़ा शहर बसाया जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे जो एजुकेशनल हब जो है वो यहाँ पे तैयार हो, इंडस्ट्रियां जो है वो यहाँ पे आए हैं। और खास करके उन्होंने जोर दिया कि जो कोचिंग संस्थान है जो आज देखा जाता है बिगना पहाड़ी के इलाकों में, मुसल्लापुर में, छोटी छोटी गलियों में बड़े बड़े कोचिंग से, जिससे न तो सिर्फ जाम लगता है बल्कि व्यवस्था भी जो है वो बढ़िया नहीं होती है, लगातार सवाल खड़े होते हैं। तो उनका कहना है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो नए सैटेलाइट टाउन में जाकर के बसे, जिससे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होगा, अच्छी सुविधाएं जो है सरकार बनाकर खुद देगी और वहाँ पे छात्रों को भी जो है वो पढ़ने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर के एक एजुकेशनल जो हब है वो पढ़ाई लिखाई का पूरा एक हब जो है वो नए सैटेलाइट टाउन में बनाने की तैयारी की गई है। और सम्राट चौधरी ने इसे लेकर के अपने जो तमाम अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि कोचिंग वाले को भी वहाँ पे लेकर के जाए, एजुकेशनल हब भी बनाए, तो एक नए तरीके से नए शहर का विकास होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बिहार के विकास की राह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक नए अवसर को लेकर प्रस्ताव रखा गया है कोचिंग संस्थानों के सामने। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। और देखिए, देश भर में नीट की परीक्षा होनी है और इस परीक्षा को देखते हुए आज से पटना में नेहरू पथ पर होने वाला ट्रायल रन रद्द कर दिया गया है। मेट्रो निर्माण के कारण 22 जून से नेहरू पथ को इनकम टैक्स गोलंबर से गोल्फ क्लब तक बंद करने का ऐलान हुआ था, जिसका पहले ट्रैफिक रन आज होना था। परीक्षार्थियों को केंद्र तक पहुंचने में समस्या ना हो और ना ही प्रश्न पत्र को केंद्र तक पहुंचने में समस्या हो, इसे देखते हुए ट्रायल रन को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। नेहरू पथ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। नीट परीक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, आज से नेहरू पथ जो है बेली रोड जिसे बंद करने का ऐलान किया गया था, इसका ट्रायल रन होना था लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि मेट्रो निर्माण के कारण 22 जून से इस बेली रोड को इनकम टैक्स गोलंबर से गोल्फ क्लब तक इसे बंद किए जाने का ऐलान किया गया था और उसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे आज 20 तारीख को 11 बजे से ट्रायल रन होना था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से पूरे सड़क को आगे के लिए बंद किया जाना था और इसके जगह पे इसका ट्रायल रन करना था कि इसके जगह पे ये जो रास्ते हैं इनकम टैक्स के गोलंबर विरसत पंथ होते हुए आगे जो शेखपुरा मोड़ है वहां तक बाईपास से ले जाया जाएगा दूसरे रास्तों से। लेकिन नीट की जो परीक्षा कल होनी है उसमें छात्रों को सेंटर पहुंचने में दिक्कत ना हो, जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो समय तक पहुंचे, उसमें किसी ढंग की खलल ना हो। ऐसा ना हो कि इस ट्रायल रन के कारण जो है
वो पूरी व्यवस्था जो है चरमरा जाए। इसे देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है और बताया गया है कि ये ट्रायल रन आज से होने वाला उसे रद्द कर दिया गया है और 22 तारीख से जो बंद होना था उसे भी रद्द कर दिया गया है। अगली तारीख कब से ये ट्रायल रन होगा इसका कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन नीट परीक्षा के कारण जो है ये ट्रायल रन रद्द किया गया है और पूरे बेली रोड को जो ब्लॉक करने की जो घोषणा की गई थी वो फिलहाल सस्पेंड रहेगा ताकि नीट की जो परीक्षा है वो बेहतर ढंग से हो सके और सुचारू रूप से किया जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, देश भर में कल नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होने वाली है और इस बार पेपर की सुरक्षा में सेंधमारी ना हो, इसके लिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक तैयारी की है। लीकेज प्रूफ परीक्षा को लेकर आज देश भर में मेगा मॉक ड्रिल किया जा रहा है जो रात 8 बजे तक चलेगा और इसके लिए 2 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। देश भर में 5,500 से ज्यादा परीक्षा केंद्र को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है और 15,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है जो प्रश्न पत्र और OMR शीट की सुरक्षा भी करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर करीबन 1.5 लाख अतिरिक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। तो देखिए, एनटीए का ये मेगा मॉक ड्रिल जिसके तहत किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसके लिए बड़ी और मुकम्मल व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेवल मॉनिटरिंग है, सभी सेंटर की लाइव मॉनिटरिंग है, CCTV से लैस किया गया है। जवान पहले से ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। विदेश में भी 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एनटीए का ये मेगा मॉक ड्रिल लगातार जारी है और फिलहाल